आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट निकाला गया है ये आपका न्यू प्रैक्टिस सेट है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज हम देखेंगे आपका इसका सेट नंबर 7। कम से कम वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आप सभी लोग के लिए ही इतना मेहनत किया जा रहा है कि आपका रिवीजन अच्छा होगा और आप एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर लाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि अधा एवं बिख नामक सिक्के किस शासक के शासनकाल में जारी किया गया था? बताइएगा कौन से शासनकाल के यानी शासनकाल में जारी किया गया था। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक के ये शासनकाल में जारी किया गया था। ऑप्शन डी सही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था जो है प्रारंभ किया है? पट्टा एवं कबूलियत, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह के शासनकाल में ये आपका हुआ था पट्टा एवं कबूलियत। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेर शाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को आरंभ किया था। वही हम बात करेंगे, पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिससे उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। आगे है कि व्यापार चक्र में होते हैं क्या? देखिए, व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं, ये प्रश्न आपका एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चारों को याद रखेंगे। आपका संकुचन होता है पहला, दूसरा आपका गर्त होता है, तीसरा आपका विस्तार होता है, चौथा आपका शीर्ष होता है। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन है? ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो आपका कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेजली। देखिए, लॉर्ड वेलेजली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। वेलेजली का आप शासनकाल याद रखेंगे, 1798 से लेकर के 1805 तक इसका 1805 तक इसका शासनकाल था। तो पहला पॉइंट आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और जो ये आपका लॉर्ड वेलेजली था ये आपका खुद को बंगाल का शेर भी कहता था। सहायक संधि की नीति जो है 1798 प्रारंभ किया था इसी ने, और सबसे पहले 1798 में यह संधि जो है हैदराबाद के निजाम से हुआ था। आगे आपका प्रश्न है, बोला कि सिलिनैक्स 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। सिलिनैक्स, आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर आप सभी लोग करेंगे। तो देखिए, 5वें का जो सही उत्तर है दोस्तों ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। देखिए, यह भारत तथा श्रीलंका के मध्य एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। दूसरा आपका यहाँ पे बोला है कि यह अभ्यास 9वां संस्करण 7 से 10 मार्च 2022 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित जो है हुआ है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि दिवस भी आपका एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 25 जनवरी को। अब थोड़ा सा दिवस के बारे में मैं आपको 8-10 बता दे रहा हूँ, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपका दिवस कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपका यहाँ पे देखिए 26 जनवरी को पता ही है आपका गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 जून है, 29 जून को आप सब लोग याद रखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। 29 अगस्त के दिन हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो आपका 28 फरवरी दिया हुआ है यह हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और भी आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका 8 मार्च हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च आपका विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। तो इतना आप याद रखेंगे। और भी आपका बहुत सारा है, लेकिन इतना हमें बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 7वां प्रश्न है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या जो है किया गया है? आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं इसका व्याख्या करते हुए लंबा वीडियो बनाऊं या फिर शॉर्ट वीडियो बनाऊं, सिर्फ आंसर बता के चला जाऊं। अगर आपका कमेंट रहेगा कि लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो मैं आपके कमेंट के हिसाब से वीडियो थोड़ा सा लंबा कर सकता हूं, ताकि डिटेल आपको जब मालूम चलेगा तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन जो है क्लियर कर पाएंगे। तो धम्म नीति व्याख्या किया गया था, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 11वां शिलालेख में। ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब कुछ शिलालेख के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे आपका जो पहला शिलालेख था इसमें पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह, इसमें आपका बात कहा गया है। वही हम बात करेंगे जो आपका यहाँ पे दिया गया है 9वां शिलालेख के बारे में। 9वां का भी हम देख लेते हैं। 9वां शिलालेख में धम्म
देखिए जो आपका 9वां शिलालेख, इसमें धम्म समारोह की चर्चा की गई है और सभी भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख भी किया गया है। वही हम बात करेंगे 5वां शिलालेख के बारे में। तो 5वां में इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई है, तो इसमें आपका इसी में बात किया गया है। वही हम बात करेंगे 4था शिलालेख के बारे में। तो देखिए चौथा में आपका है कि इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा किया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, बोल रहा है कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान जो है किया गया था। तो किसके शासनकाल के दौरान ये किया गया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान ये किया गया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, देखिए कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम स्थापत्य है। और वही हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा, इसी के द्वारा ये आपका स्थापना किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। इसमें आपका इल्तुतमिश दिया गया है, तो इल्तुतमिश को भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसी के द्वारा, और इसमें आपका इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का जो अधूरा काम हुआ था उसको अधूरा काम यानी कुतुब मीनार का, वो इल्तुतमिश ने ही पूरा किया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करके बताना है। तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए इसका 9 का जो उत्तर है दोस्तों सभी आपका हो जाएगा, यानी इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया है, जो कि सही है। इसमें आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, सभी आपका यहाँ पे पॉइंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भू राजस्व से संबंधित महालवाड़ी व्यवस्था का जनक जो है किसे माना जाता है। आराम से आप सभी लोग आंसर करेंगे, इस तरीके से आप सेट लगा रहे हो, वैसे ही आपको आंसर करना है। तो आंसर आपका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हाल्ट यानी हॉल्ट मैकेंजी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। जैसे आपका महालवाड़ी व्यवस्था दिया गया है, देखिए महाल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिससे हम महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया था उस पॉइंट को। ठीक है, यही हम बात करेंगे। इस व्यवस्था का जनक जो है हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है किया गया था किसके द्वारा। तो दोस्तों 11 का जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बिट्स के द्वारा। किसके द्वारा? बिट्स, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो आपका कंप्यूटर होती है, यानी कंप्यूटर की बात करेंगे तो यह कंप्यूटर मेमोरी में संग्रह की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। आगे है कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें तो न तो निर्यात न ही आयात होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है और दूसरे में आपका यहाँ पे देश दिया गया है। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिलाते हैं। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। तो जो इसमें आपका 13 नंबर का दिया है, जैसे आपका उष्णकटिबंधीय की बात करेंगे तो इसका उत्तर जो है आपका 13 का बी हो जाएगा। देखिए बेंगुओ की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। हरिकेन की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। टाइफून आपका हो जाएगा चीन में हो जाएगा। और जो आपका विली विली दिया गया है ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो आगे देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बहिर्मंडल में। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए यह मंडल जो है वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर होता है, जिसका विस्तार आयन मंडल से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग में होता है। यहाँ पर वायु का घनत्व जो है अत्यंत कम हो जाता है। ठीक है, बहिर्मंडल की वायु में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की प्रधानता रहती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? आश्चर्य माना जाता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर, जो कि एलोरा में स्थित है। ऑप्शन 15 का सी सही उत्तर हो जाएगा। कैलाश मंदिर का निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रकूट शासकों ने कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वही हम बात करेंगे बृहदेश्वर मंदिर। तो देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर का निर्माण जो है चोल शासक
राजवन ने किया था। वही आपका यहाँ पे लिंगराज मंदिर भी दिया हुआ है जो कि आपका एलोरा में है। देखिए लिंगराज मंदिर का निर्माण जो है आपका सोमवंशी साम्राज्य के राजा ययाति केसरी ने करवाया था। और यहाँ पे देखिए आपको कंदरिया महादेव मंदिर भी दिया हुआ है जो कि खजुराहो में स्थित है। और इसका निर्माण की अगर हम बात करेंगे तो इस मंदिर का निर्माण जो है आपका चंदेल शासक विद्याधर ने करवाया था। तो चारों आप याद रखेंगे, चारों में से कोई भी आपका प्रश्न पूछ सकता है। हाल ही में पॉइंट 5140 का नाम बदल करके गन हिल कर दिया गया है। यह किस राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका 17 नंबर बोल रहा है कि यूक्रेन का सवेलिका क्षेत्र जो है क्यों प्रसिद्ध है? यूक्रेन का जो आपका सवेलिका है दोस्तों, यह आपका जो प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस उत्पादक के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर बोल रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? देखिए दल बदल आपको याद ही होगा, यह आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका दल बदल जो आपका अनुसूची है यह आपका कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन। और ये जो आपका 52वां संविधान संशोधन हुआ था यह आपका 1985 में हुआ था। याद रखेंगे 1985 में, ठीक है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। वही आपका यहाँ पे 9वीं अनुसूची दिया गया है। तो 9वीं अनुसूची में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 9वीं अनुसूची में आपको याद ही होगा कि इसमें आपका संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 ईस्वी के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसमें आपका बात करेंगे, इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति से अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? इनमें से आपका गलत कौन सा है? देखिए रावी तथा व्यास जल विवाद अधिकरण जो है ये आपका 1986 सही है। कावेरी जल विवाद अधिकरण जो है आपका 1990 सही है। और वंशधारा जल विवाद अधिकरण जो है ये आपका 2010 सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है गलत है। नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है ये आपका हो जाएगा 2004, जो कि इसमें आपका गलत हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका नर्मदा जल विवाद अधिकरण जो है ये आपका हो जाएगा 1969 में। क्या हो जाएगा? 1969 में। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ था? देखिए हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था? सबसे पहले आपको याद ही होगा जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब समझिएगा इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना यानी बांकीपुर जेल में नज़रबंद कर दिया गया था उस टाइम। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जो थे उनको गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था, जो बाद में जेल की दीवार फांद करके वो फरार हो गए थे। आज़ाद दस्ता यानी भूमिगत कार्यवाही नामक दल का गठन किया गया एवं भूमिगत होकर के आंदोलन चला रहे थे। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? सभी को याद होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कौन लिया था। पहले ही आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है भीम राव अंबेडकर, यानी BR अंबेडकर आप बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लंदन में आपका आयोजित पहला सम्मेलन था। कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस पॉइंट को याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे कि जो आपका यहाँ पे गांधी इरविन समझौता, जो कि दिल्ली समझौता भी आज आप इसको बोल सकते हैं, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक ये आपका हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अधिकारों के साथ संविधान में मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई तथा सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकार के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे है 9 मई 2022 को कविता संग्रह के लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ममता बनर्जी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज सम्मिलित
सम्मिलित किया गया था कौन से सूची में? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सूची में। क्या हो जाएगा? राज्य सूची, याद रखेंगे। संथाल जनजाति इस राज्य में नहीं रहती है। देखिए, संथाल जनजाति के बारे में पूछ रहा है तो असम आपका हो जाएगा, यानी असम में नहीं रहता है। ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है आपका, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुवन। ध्रुवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? देखिए, किसके अंतर्गत आती है, तो ये आपको हो जाएगा मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आगे आपका प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था कब? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव दोस्तों ये आपका लाया गया था 1963 में, वर्ष 1963, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, इसका ऑप्शन आपका 29 का जो दिया हुआ है ऑप्शन सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? देखिए, नीति आयोग के जो वर्तमान सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर जो है इसके सीईओ हैं। इसके पहले आपके अमिताभ कांत थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो 31 का ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे आपका प्रश्न है कि सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स किसकी पुस्तक का नाम है? देखिए, जो आपका पुस्तक का नाम है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पहला आपका यहाँ पे यानी पॉइंट 1 आपका दिया है वन्यजीव अभ्यारण्य, दूसरा आपका है राज्य दिया गया है। मिलाते हैं। देखिए, मुकाम्बिका आपका जो है कर्नाटक सही है, और जो आपका डालमा दिया हुआ है झारखंड सही है। नैयर जो है आपका छत्तीसगढ़ जो कि गलत है। देखिए, आप समझेंगे अच्छे तरीके से इसको, अच्छे तरीके से। जो आपका ऑप्शन सी दिया गया है यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी आपका कोटी गांव जो दिया गया है गोवा, ये आपका सही है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, हम आगे आपका प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। आगे है कि मखदूम शाह दौलत का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मनेर में। कहाँ पे? मनेर, ऑप्शन बी। आगे है कि शराबबंदी संविधान किस धारा में निर्देशित है? तो ये कौन सी धारा में निर्देशित है? तो ये आपको हो जाएगा धारा 47 में। धारा 47 यानी ऑप्शन ए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। क्या हो जाएगा? कोलकाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए, लोकसभा का नेता सभी को याद ही होगा, जो कि प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? देखिए, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है यह आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 25 मार्च 2022 को यूरोपियन संघ और किस देश के मध्य डेटा ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये आपका जो हस्ताक्षर हुआ है अमेरिका। ऑप्शन बी। संजय गांधी जैविक उद्यान प्रसिद्ध है किस रूप में? तो ये आपका किस रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बक्सर का जब लड़ाई हुआ था, युद्ध हुआ था, उस टाइम मीर कासिम जो है आपका बंगाल का नवाब था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1700 में औरंगजेब ने मुर्शिदाबाद खां को, सॉरी माफ कीजिएगा, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की नींव मुर्शिद कुली खां ने ही डाला था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे हम प्रश्न आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो भारत में कौन करता है बताइएगा। ये आपका प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। देखिए, जितना भी आपका इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है सभी सेलेक्टेड है, तो उम्मीद है कि आप इसको पूरा देखेंगे। तो ये आपको हो जाएगा आरबीआई। आरबीआई इसका उत्तर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? तो ये आपको हो जाएगा 69वां, यानी ऑप्शन बी।
लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा संयुक्ता दास। संयुक्ता दास याद रखेंगे। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको उपयुक्त में से कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 45 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 15 के अनुसार अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध यहाँ पे दिया गया है। आगे प्रश्न है कि नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात जो है ये आपको देखने को मिलता है सेंट लॉरेंस में। सेंट लॉरेंस यानी ऑप्शन सी। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना शुरुआत या फिर शुरू की जाएगी? हिम प्रहरी, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। न्यूनतम त्याग का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? बताइए। तो ये जो आपका किया गया है J.S. मिल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। चोल शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? देखिए चोल शासकों का राजकीय चिन्ह पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। संगम काल के तीनों राज्यों में चोल सर्वाधिक शक्तिशाली था, तो आप भी इसको अच्छे से याद रखेंगे। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? ये जो आपका स्थापित किया गया है दोस्तों खंडवा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आपका ये सब दिया हुआ है, आगे हम देख लेते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण होता है उसकी गति के लिए आवश्यक तत्व प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां जो है गिरा देते हैं? बताइएगा। एक बार अपनी जो पत्तियां है गिरा देते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पर्णपाती वृक्ष जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा। अफबाऊ सिद्धांत यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यंत त्वरित होता है? देखिए अत्यंत त्वरित होता है तो मृतिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका है 56 नंबर। बोल रहा है कि तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? देखिए जो आपका तारा मछली है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हाइड्रोजन परमाणु की लाइमेन श्रेणी आती है तो यह आपका हो जाएगा पराबैंगनी। क्या हो जाएगा? पराबैंगनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 0.3 m की तरंग दैर्ध्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये जो किस प्रकार की तरंग होती है तो श्रव्य तरंग होती है। ऑप्शन ए आप सब लोग आंसर सही करेंगे। द्रव्यमान m और वेग की एक गोली द्रव्यमान m के लकड़ी के बड़े ब्लॉक में दागी जाती है तो सिस्टम का अंतिम वेग क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखेंगे सभी लोग। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो कौन सी होती हैं दोस्तों? तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अभी दिवाली का मौसम चल रहा है तो त्यौहार भी है तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आप सभी लोग को पटाखे की आवाज़ आ रही होगी, तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो 60 का उत्तर ये हो जाएगा, जिससे मैक्रो केज भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं तथा इनकी लंबाई करीबन 10 की पावर -15 m होता है। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दाब में भिन्नता। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? प्रतिरोधकता का इकाई पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट है? देखिए इनमें से आपका कौन प्राइमेट है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लोरिस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 64 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल के उत्तम स्रोत हैं? देखिए विटामिन सी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अच्छा आपका स्रोत की अगर हम बात करेंगे तो 64 का जो सही उत्तर है आपका अंगूर भी है, अनानास भी है, अमरूद है, पालक भी है।
पालक तो मेरे हिसाब से उसमें आयरन की मात्रा अधिक देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। लेकिन सबसे अधिक जो है आपको आंवला में देखने को मिलता है, नींबू में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे अधिक विटामिन सी जो है आपका आंवला में अधिक मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका आंसर ऑप्शन डी दिया है सभी। आगे कि उत्तक यानी टिश्यू संवर्धन है, बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, टिश्यू कागज पर जीवाणुओं का संवर्धन, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है कि वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। क्योंकि यह सोख लेता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा कुछ पराबैंगनी बी और पराबैंगनी सी विकिरण, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है मोहर लवण है, सही आंसर आपका हो जाएगा एक द्विक लवण है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है किससे? तो जो इसकी मात्रा होती है दोस्तों आयोडीन मान से मापा जाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक समूह है कौन सा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मिलाइएगा आप सभी लोग। शब्द इंसोलेशन यानी आपतन का अर्थ क्या है? इंसोलेशन का अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आने वाले सौर विकिरण हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है? देखिए संचलन करता है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बैगनी प्रकाश। बैगनी प्रकाश इसका सही उत्तर हो जाएगा। वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है। देखिए आरबीसी की सामान्य संख्या होती है तो 0.0 यानी 5.0 मिलियन, ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्याशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? देखिए मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपको पता ही होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी अग्न्याशय। देखिए आप इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपका अग्न्याशय है। यह यानी उदर गुहा व्यामाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। मनुष्य के अग्न्याशय में लगभग 15 से 20 लाख अंतःस्रावी कोशिकाएं होती हैं। आगे आपका है बोला है कि वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तरल के प्रवाह की दर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका मिलान करके बताना है, तो मिला लेते हैं हम सभी लोग इसको अच्छे तरीके से। देखिए आपका जो एट्रोपिन दिया हुआ है ये आपको हो जाएगा तारा विस्फारण हो जाएगा। ईंधन आपका हो जाएगा स्थानीय संज्ञाहरण, और नाइट्रोग्लिसरीन जो है ये आपका हो जाएगा हृदय की तकलीफ, और जो आपका पैरेथ्रियन जो है ये आपको हो जाएगा मच्छर नियंत्रण। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहीं पर सेट समाप्त होता है। आगे आपका मैथ्स रीजनिंग दिया हुआ है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएंगे।